अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ये जी हम जरा सी बात करेंगे बलूचिस्तान के ऊपर, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर भी, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया में भी बात हो रही है, इंडियन पार्लियामेंट में भी बात कर रहे होते हैं, और आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी इंडियन पार्लियामेंट में बहुत बार हमने देखा है कि बात हो रही है कि जी हम ये भी ले लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और बलूचिस्तान में जो है वो इंडियंस हमने बहुत दफ़ा देखा, इन्वॉल्वमेंट हमें पता लगी है इनके। एक दो बार हमने जो है वो जासूस भी पकड़े हैं। और लेकिन ये चीज़ें बढ़ती क्यों जा रही हैं, क्यों एक दूसरे के की कंट्रीज में जो है, दोनों कंट्रीज यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के मुल्क में इतनी ज़्यादा मदाखलत क्यों करते हैं? हम क्यों आराम से अपने ही जो हमारे अपनी कंट्रीज हैं उसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व क्यों नहीं करते? और क्या इसके पीछे हमारी जो हुकूमतें हैं दोनों कंट्रीज की, जो गवर्नमेंट्स हैं, क्या वो इन्वॉल्व है? क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए वोट लेकर आई होती हैं कि वो लोगों को जॉब्स देंगी, खाना देंगी, रहने की जगह देंगी, या जो भी उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन है, उस पे काम ना करने को छुपाने के लिए क्या इस तरह की बातें की जाती हैं कि अटेंशन डाइवर्ट कराई जाए? सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। इंडिया से हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अशोक वाकड़े साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं अब्दुल्ला खान साहब, जिनको आप अक्सर देखते ही रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं और टीवी चैनल्स पे भी आते रहते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले अब्दुल्ला खान साहब आपकी तरफ चलूंगी। क्या लगता है आपको कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर आज़ाद कश्मीर को की बात जब होती है तो हमें बहुत ज़्यादा इंडियन की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, जिसको वो मानते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ये ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में मदाखलत कर रहा है, इंडिया में टेररिस्ट भेज रहा है और कश्मीर में गड़बड़ करवा रहा है। और कई दफ़ा वो लोगों को पकड़ते हैं और बताते हैं कि ये पाकिस्तान ने भेजे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आरजू बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में बुलाया, और अशोक साहब का भी खैर मकदम करते हैं कि वो तशरीफ़ लाए। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि वो जो रिपब्लिकन टीवी वाला शो नहीं होगा, बड़ा महज़्ज़ब तरीके से हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ। तो गुजारिश इस तरह से है कि देखिए, जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो नहीं कहते हैं, वो उनका राइट है, हम उनके राइट का एहतराम करते हैं। लेकिन जो सिचुएशन इंटरनेशनली यूएन की रेजोल्यूशन के तहत तो वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो उसका मामला और बलूचिस्तान के मामले को एक ही सांस में गिनना, मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है, और उसमें उसका फैसला अभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। जबकि बलूचिस्तान जो है वो, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई इंटरनेशनल मसला नहीं है, वो पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू है और पाकिस्तान का एक इंटेग्रल पार्ट है, वो पाकिस्तान का एक प्रॉपर प्रोविंस है, और सारी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया ने उसको पाकिस्तान का सूबा तस्लीम किया हुआ है। और इंडिया जो पाकिस्तान का मैप, इंडिया जिस मैप को एक्सेप्ट करता है और जिसको एडमिट करता है, उसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। और ऐसी किसी भी जगह पे भी कोई एक तो है इंडिया के बहुत सारे जज्बाती नौजवान टीवी पे आके बातें करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उस हवाले से उसका स्टांस बड़ा कैलकुलेटेड रहता है। अगर आपको याद हो तो शर्म शेख में जब मनमोहन सिंह साहब गए थे, तो हमारे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उनसे बात की थी बलूचिस्तान की, और उन्होंने वहां पे वादा किया कि मैं वापस जाके इसकी इंक्वायरी करूंगा। ये अलग बात है कि इंडिया का मीडिया जो है ना, बहुत ज्यादा वो हॉस्टाइल हो गया, और वो उन बेचारों को वापस जाके उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ी कि मतलब अपने स्टेटमेंट से वापस जाना पड़ा। लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब दुरुस्त थे, क्योंकि कुलभूषण यादव और उनका पूरा नेटवर्क जो है फिर बलूचिस्तान से पकड़ा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान को एक तो कश्मीर से अलग देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस बात का तल्लक है कि आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया की मुदाखलत, देखिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जैसे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज, जो न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, वो कहते हैं कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया को यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस हासिल नहीं है। यहाँ पे
वो जैसे वो हमीद खान पकड़ा गया था ये इधर गिलगित बल्तिस्तान में, वो दिल्ली में भी रहा, उसको यूरोप में भी इंडिया स्पॉन्सर करता रहा, या आज़ाद कश्मीर में कुछ नौजवान हैं जिनके बारे में ये खबरें आती रहती हैं। लेकिन पब्लिक में इंडिया की एक्सेप्टेंस आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में किसी तौर पे नहीं है। जबकि उसके बरक्स आप जो श्रीनगर में देख लें, सोपोर कुपवाड़ा में हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। वो लोग पाकिस्तान के मैचेस को पब्लिकली वहां पे सेलिब्रेट करते हैं जब पाकिस्तान मैच जीतता है इंडिया से। वहां की सिर्फ वो जो मिलिटेंसी के फैक्टर को अभी जरा साइड पे रखें, जो पब्लिक है वो उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, उनकी घड़ियां पाकिस्तान के साथ मिली होती हैं। वो नारा लगाते हैं तेरी मंडी मेरी मंडी रावलपिंडी रावलपिंडी, मतलब वो इस तरफ देखते हैं। और खास तौर पे जो वादी कश्मीर है उसमें अगर आप देखें तो वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वहां पे पाकिस्तान की एक पब्लिक सपोर्ट है, और वो लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अब रहा मसला कि पाकिस्तान यहाँ से मिलिटेंट्स वहां पे भेजता है या मिलिटेंट्स यहाँ से जाते हैं। देखिए 2004 में जो मनमोहन सिंह साहब इधर आए थे, जनाब परवेज मुशर्रफ और उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने बाकायदा ये कमिट किया था और उसके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद भी किया था। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग हैं, देखें आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। वहां पे कश्मीरियों की आबादी है जो दोनों तरफ रहते हैं, और अभी वहां पे दाइश और अलकायदा के चैप्टर्स भी खुल गए हैं, और वो तो खुद पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं, और कोई ये कहते हैं जी उनको भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये है कि कश्मीर में कुछ लोग हैं जो जिन्होंने हथियारों का रास्ता अख्तियार किया आज़ादी के लिए। जब उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए तो उन्होंने हथियारों का रास्ता अख्तियार किया। उसमें दो राय हो सकती है, कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है फ्रीडम फाइटर के तौर पे, कोई उसको मिलिटेंट कह सकता है, कोई तीसरा टेररिस्ट कह सकता है। लेकिन वो एक फैक्ट है कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इंटरनेशनली उसके ऊपर आप अगर देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो स्टांस कभी भी नहीं रहा कश्मीरी मिलिटेंट्स के हवाले से, जो कि इंटरनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से रहा है। पाकिस्तान के साथ लिंक कोई भी अगर मिलिटेंट ग्रुप वो यूएन में सैंक्शन हुआ है तो वो सिर्फ वो ग्रुप सैंक्शन हुआ है जिस ग्रुप किए कोई ना कोई सिग्नेचर्स इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ पाए गए हैं। उस वजह से कश्मीर की वजह से यूएन ने आज तक किसी एक ग्रुप को भी कश्मीर में एक्टिविटीज की वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनलिस्ट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि यूएन भी और इंटरनेशनल बॉडी भी इसको सेपरेटली देखती है इंटरनेशनल टेररिज्म से। तो ये मेरा मानना है कि इन चीजों को थोड़ा सा अगर टेक्निकलिटीज में जाएं और रेटोरिक से हट के फैक्ट्स की बुनियाद पे जाएं तो फिर बहुत सारी डिस्कशन जो है वो उसके लिए रूम मौजूद है। बिल्कुल ठीक। जी अशोक साहब, आपने बात सुनी अब्दुल्ला खान साहब की, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं अब्दुल्ला खान साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा स्वागत किया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये रिपब्लिकन भारत जैसा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं कि आरजू भले ही पाकिस्तान में रहती हो, लेकिन मेरे तीसरा प्रोग्राम है उनके साथ। मैं उनको बहुत अच्छा एंकर मानती हूँ। जब जाहिल एंकर होते हैं तो प्रोग्राम बिगड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बात आप करते होंगे, और आप खुद एक एनालिस्ट है, इसलिए मैं आपको पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ। आपने बहुत बढ़िया एनालिस्ट किया। मैं ये मानता हूँ कि बलूचिस्तान को लेके कभी भारत ने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में आपके प्रॉब्लम है, वो आपका इंटरनल प्रॉब्लम। उसमें जब भी आप दूसरी बात करते हैं या कहते हैं कि भाई, जैसा आप कहते हैं कि कश्मीर में हमारा प्रॉब्लम है, कश्मीर की जब बात करते हैं तो हम बलूचिस्तान की बात सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अनरेस्ट वहां पे भी है। ये अनरेस्ट का उदाहरण दिया जाता है। दूसरी बात, ठीक है यूनाइटेड नेशन में ये मसला गया था, लेकिन उसके बाद झेलम में बहुत पानी बह गया। उसके बाद ये बार बार ये कहना, क्योंकि देखो मीडिया की रिपोर्टिंग दोनों तरफ से बायस्ड होती है। ये आप जानिए, हमारी तरफ बायस्ड होती है तो आपकी तरफ भी बायस्ड, क्योंकि हर आदमी अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो नागरिक है वो पाकिस्तान से प्रेम करेगा, और भारत का नागरिक भारत से प्रेम करेगा। फिर उसमें जर्नलिस्ट भी आता है, पॉलिटिशियन भी आता है, एनालिस्ट भी आता है, आप और हम सब उसमें है। लेकिन एक देखने का एक नजरिया होता है। आज हमारे यहाँ आज तक भारत में आतंकवाद पनपता है, ऐसा पाकिस्तान छोड़ के विश्व का कौन सा देश है कि जिसने कभी ये कहा हो भारत को कि आपके यहाँ आतंकवाद फैलता है या आतंकी आपके यहाँ पलते हैं? विश्व का कोई देश एक नहीं। मैं आपको 2002 से लगातार लिस्ट दे सकता हूं कि सीआईए ने आपके यहाँ मिलकर कितने रेड्स किए, आपके यहाँ अमेरिकन आर्मी ने कितने किए, नाटो ने क्या बोला, अफगानिस्तान ने क्या बोला, यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला। फिर उसके बाद आप ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट जाते जाते कैसे आप
अमेंडमेंट करने पड़ते हैं? क्यों आपको एक ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट जाने के लिए आपको रोकने के लिए आपको 3-3 अमेंडमेंट करना पड़ता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बिठाना पड़ता है? इसका मतलब ये है, ये आतंकवाद आपके यहाँ पनप रहा है। इसका दर्द हमको भी है। मैं मानता हूं पाकिस्तान की आवाम कतई उस आतंकवाद को नहीं चाहती। कोई देश की आवाम नहीं चाहती आतंक। हर देश की आवाम चाहती कि एम्प्लॉयमेंट मिले, किसानों को अच्छा पैसा मिले, एजुकेशन अच्छा लेवल पे हो और एक अमन और शांति का संदेश जाए। हमारे यहाँ क्या प्रयास नहीं किया गया? हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके आ गए, आपने कारगिल करवा दिया। आपके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लगातार यदि जमहूरियत बनी रहे और आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी सरकार यदि चुनी हुई सरकारें चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, आर्मी का दखल कम हो, तो मैं आपको वादा करता हूं और दावा करता हूं यह मसला 5 साल के अंदर तब खत्म हो जाएगा और दोनों देशों के बीच में ऐसे संबंध रहेंगे जैसे भाईचारे के संबंध है। लेकिन आपके यहाँ मिलिट्री का दखल इतना है जितना हमारे यहाँ मिलिट्री का दखल नहीं है। हमारे यहाँ मिलिट्री ये नहीं तय करती क्या करना क्या नहीं करना, आपके यहाँ ये तय करती। आपने अभी उदाहरण दिया कि हमारे वजीर आजम आए और आप गिलानी साहब ने कहा, जाके प्रेशर आ गया मीडिया का। ठीक है, आपके यहाँ क्या हुआ? आपकी एक कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ आती है, एक बात करके जाती है मीडिया के साथ, उसके बाद उसको जाके पाकिस्तान में इतना लताड़ा जाता है कि उसका यू टर्न लेना पड़ता है उसको। हम जानते ये बात होती। हमारे यहाँ पठानकोट हुआ, हमने खुले हाथ से स्वागत किया। आपके एजेंसी को बोला आइए पठानकोट में क्या हुआ, आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेट करिए। कौन सा देश ऐसा करता है मुझे बताइए? आप क्या ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा? आपकी खुद आर्मी ने उसके बारे में नाराजगी जताई अमेरिका से कि आप हमारे टेरिटरी में आके कैसे घुस के हो। क्यों आतंकी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं? क्यों यूनाइटेड जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके लिस्ट में वो एड्रेसेस आते हैं, कश्मीर को लेके हो या किसी और को लेके हो? बंबई में यदि हमला होता है तो क्या बंबई का हमला कश्मीर से आप अलग करेंगे? और आपने अलग भी किया तो आतंकवाद आतंकवाद होता है साहब। आपके यहाँ जब स्कूल में आतंकवाद फायर करता है, जब आपके यहाँ स्कूल में बच्चे, मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारत में भी रात को खाना खाया नहीं जाता, क्योंकि मासूम बच्चे पाकिस्तानी, भारतीय, हिंदू, मुसलमान नहीं होते। बच्चों को तो पता भी नहीं होता वो क्या है, लेकिन ये आतंकवाद होता है। आपके यहाँ क्यों ये हो रहा है बार बार? ये इसलिए हो रहा है आज विश्व के स्तर पे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी, विश्व के स्तर पे अब आतंकवाद को जगह नहीं, और लगातार कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। आज कोविड का इतना बड़ा महामारी का पूरे विश्व पे व्याप्त है, ऐसे में कौन आतंकवाद से लड़ता है? फिर भी आज चाइना आपके साथ होता है, जब हमारी चाइना से खटपट होती है तो आपके यहाँ से शेलिंग चालू होता है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कितना हुआ है, कितने लोग मरे हैं हमारे यहाँ, कितने गांव उद्ध्वस्त हो गए जो रास्ते पे है वो। तो ये नहीं, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करनी पड़ती है? ये तमाम कसाब हमारे यहाँ आया, कसाब का तो सारी दुनिया ने देखा, उसको अब जब फांसी हुई तो वो एक्सेप्ट हो गया। आपने जिसका नाम लिया उसका तो वर्ल्ड कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, और हम तो बाकायदा बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि यदि वो दोषी है तो आप सजा दीजिए, लेकिन दोषी मत करिए। हमने आपके 4 पकड़े, इसलिए किसी भी को पकड़ के आप ये मत बोलिए कि ये जासूसी कर रहा था, ये आतंकवाद फैला रहा है। कोई आपके यहाँ ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट जरूरी नहीं आप हम पे आरोप करें। अफगानिस्तान में जब आपकी तकलीफ हो जाती है या किसी मिलिटेंट ग्रुप को जब आप अपने यहाँ तकलीफ देते हैं तो वो आपके भी लोग मारते हैं। आज पाकिस्तान, भारत जितना पाकिस्तान भी आज आतंकवाद से परेशान है, जितने हम आहत हैं उतने आप भी आहत हैं। हमारे यहाँ बम विस्फोट तो आपके यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ सोल्जर मारे जाते हैं तो आपके यहाँ मारे जाते हैं, हमारे यहाँ आवाम मारी जाती है तो आपके यहाँ मारी जाती है। प्रश्न नहीं है बात कौन किससे करे। जब आपके पास अच्छा नेतृत्व आता है तो शांति अमन का सब ठीक हो जाता है। आप बताइए मुझे, कितने प्राइम मिनिस्टर भारत में फांसी चढ़े? आपके यहाँ क्या हो? कितनी बार आर्मी ने टेक ओवर किया आपके यहाँ? आपके यहाँ तो ये आना जाना चलता है, कभी आर्मी टेक ओवर करती है फिर डेमोक्रेसी आती है। मैं हमेशा कहता हूँ जब डेमोक्रेसी रहेगी तो डेमोक्रेसी से थ्रू जो जमहूरियत रहेगी उसके थ्रू हमेशा अमन का रास्ता निकलता। आपने सही कहा, भारत ने कभी कोई नक्शा ऐसा पास नहीं किया या नक्शा ऐसा नहीं बनाया जिसमें आपका बलूचिस्तान अलग दिखाया होगा। हाँ, जब आप एक पाकिस्तानी बात आप ये कहते हैं, मैं जम्मू कश्मीर जो आप कहते हो कि वहां बहुत आंदोलन है, बहुत लोग आंदोलित है, मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लोग दुखी है। किससे दुखी है? जम्मू कश्मीर के लोग वहां के जो राजनीतिज्ञ है, लोकल पॉलिटिशियंस है, उससे दुखी है। मैं रहा हूं में, जब वहां 2 महीने लगातार स्ट्राइक चल रहा था, कोई किसी को मिल नहीं रहा था, इस देश के 3-4 पत्रकार गए थे, यहाँ लोगों ने बुलवाया कि आप आके देखिए। हमें वो सेक्युलर, हमने
कश्मीर के लोग पॉलिटिशियन और खुद का बंदा मानते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी, तो कश्मीरियत की बात करते हैं। आज बात अशोक सर, आपकी ऑडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आपकी साइड से। मसाला थोड़ा टाइम तकसीम कर ले ताकि ये ना हो कि इतने सवाल हो फिर एक दफा जवाब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ताकि मेरा ख्याल है उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। नहीं वो ऑडियो कुछ मसला था, तो मैं पहले अब्दुल्ला खान साहब से जवाब ले लेती हूँ, फिर दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। ठीक है। जी अब्दुल्ला। देखिए अशोक साहब, आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए जैसे बहुत सारे मामलात हैं, आपके इंटरनल मामलात हैं, यहाँ मिलिट्री का रूल होता है या डेमोक्रेसी का रूल होता है, वो हमारा इंटरनल मामला है, कैसे हम उसको सुलझाते हैं। दूसरी बात यह है कि 2008 से पाकिस्तान में रेगुलरली जमहूरियत जो है ना तसलसल के साथ जारी है। तीसरा स्मूथ इंतकाल इक़्तिदार पाकिस्तान में हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जमहूरियत के पटड़ी पर भी चल रहे हैं। अब बात यह है कि जहां तक आप आतंकवाद या टेररिज्म की बात कर रहे हैं, देखें ये तो मामला हमारी तरफ से जो जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं ये तो बहुत बात की बात है। आपके यहाँ पे कश्मीर सिंह आए, उसके बाद सरबजीत सिंह आए और कितने टेररिस्ट पाकिस्तान के आपके यहाँ पे बाकायदा कन्विक्ट हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से सजाएं दी, यहाँ बाकायदा बम धमाके किए और दूसरे दिन जो है ना वो राह का कोई ना कोई नेटवर्क पकड़ा जाता है। हमारे कराची में जो है वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मिलिटेंट बैंक था उसके बारे में बाकायदा खबरें आ चुकी हैं। MQM का जो लंदन चैप्टर है उसको इंडिया की फंडिंग और सारा टेररिज्म कराची और कराची के लड़के अफगान वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करते रहे। फिर मैं चूंकि मिलिटेंट ग्रुप्स को मॉनिटर करता हूँ तो ये जो अभी रिसेंटली मर्जर हुआ है TTP का, जिस ग्रुप ने मर्ज किया है जमातुल अहरार, उसका जो बानी है वो जख्मी हुआ है, उसको इंडिया में लेके जाया गया। ये अभी जो BLA का हेड था असलम अच्छू, वो एक जब ये मर गया ये रिसेंटली एक खुदकुश धमाके में कंधार में, लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अटैक में वो जख्मी हुआ था, तो उसको भी दिल्ली में इलाज के लिए अफगानिस्तान से लेके जाया गया। वहां पे अफगानिस्तान में NDS ने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। जिस टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं ना कि वो हमारे यहाँ टेररिज्म बहुत ज्यादा मसले है, वो हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, वो टेररिज्म अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहा है और उसके बकायदा एविडेंसेस मौजूद हैं। खुद जो है ना वो जो गिरफ्तार मिलिटेंट्स ने भी उसको एडमिट किया है। अभी एहसान ने अपने जो जब वो उसने सरेंडर किया उसने एडमिट किया कि किस तरीके से इंडिया हमें स्पॉन्सर कर रहा था, किस तरीके से NDS जो है वो अफगानिस्तान में आ रहा और NDS का किस तरह से गठजोड़ है और किस तरह से ये सारा मामला चलता है। तो ये एक तो ये है कि रेटोरिक की बुनियाद पर, मीडिया की बुनियाद पर आप बहुत इसको ड्रम बीटिंग करके तो बहुत सारी चीजें आपने हासिल कर ली और आप कर लेंगे इंटरनेशनली भी, लेकिन जो जमीन पर एक फैक्ट है, एक हकीकत ये है कि वो हम आज के नहीं, हम देखें 1971 में मुक्ति बानी के, और अभी तो आपके अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी पब्लिकली एडमिट कर लिया। हालांकि कोई और होता तो वार क्राइम होता, लेकिन इंडिया की चूंकि वो एक अपनी कंज्यूमर मार्केट की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो नाक का बाल बना हुआ, वरना कोई और होता तो वो पूछते भाई आप किस तरह से एडमिट कर रहे हो कि मुक्ति बानी को जो टेररिस्ट थे वहां पे उस वक्त बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको इंडिया ना सिर्फ ट्रेन कर रहा था बल्कि इंडिया ने एडमिट किया कि हमने अपनी स्पेशल फोर्सेस उनके गार्ड में वहां पे भेजी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने के लिए। अब तो एक ओपन सीक्रेट बन चुका और इंडियन प्राइम मिनिस्टर एडमिट कर चुका है कि भाई यहाँ हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बंगालियों के रूप में वहां पे भेजा और वहां पे टेररिज्म किया। मतलब दिस इफ अगर टेररिज्म की कोई तारीफ है, क्योंकि टेररिज्म की तारीफ भी कोई एक तो है नहीं, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। जो हमारा फ्रीडम फाइटर आपका टेररिस्ट है, जो आपका फ्रीडम फाइटर है वो हमारा टेररिस्ट है। तो देखें वो तसलसल हमारे यहाँ आपकी तरफ से हमारा पूरा एक विंग आपने अलग किया टेररिज्म के जरिए, हमारे यहाँ मुदाखलत के जरिए, और वो उसको आप इस बात में नहीं छुपा सकते कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है या नहीं है, या पाकिस्तान में मिलिट्री राज है या नहीं है। जहां तक कश्मीर की आप बात करते हैं कि कश्मीर में अनरेस्ट है, देखिए हमारा मामला अनरेस्ट का नहीं है, ना ही कश्मीरी अनरेस्ट के लिए उठा हुआ है, इस बात को जरा समझें। बलूचिस्तान और उसको कंपैरिजन अनरेस्ट के हवाले से ना करें। पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि मामला पिछले 4-5 साल में बहुत बेहतर हो गए हैं। हमारे स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन कुछ 4000 के करीब मिलिटेंट्स जो है ना वो मुख्तलिफ रैंक्स के वो सरेंडर कर चुके हैं। अभी ये पिछले हफ्ते BLF का एक सीनियर कमांडर उसने भी
सरेंडर किया है, उससे पहले बहुत सारे BLA के और BRA के और उनके भी जो है ना वो सरेंडर कर चुके हैं, हम उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ तो सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। कश्मीर का अनरेस्ट इस वजह से नहीं है कि वहां पे लोग लोकल पॉलिटिशियन से अपसेट हैं। कश्मीर का अनरेस्ट ये है कि वो लोग आज़ादी चाहते हैं, वो लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो अपना हक खुद इरादियत देना चाहते हैं, वो हक खुद इरादियत जिसकी कमिटमेंट खुद नेहरू साहब ने UN की सिक्योरिटी काउंसिल में किया और अपनी कई तकरीरों में किया। अभी आप कहते हैं कि बहुत पुलों के ऊपर और नीचे से पानी गुजर गया। देखें, पुलों के ऊपर और नीचे से पानी गुजरने से किसी का हक तो खत्म नहीं हो जाता ना। आप उनको जबरदस्ती उनके ऊपर ऑक्यूपेशन कर लें, जबरदस्ती उनको अपने साथ बिठा लें, तो वो उनका हक तो आपके इस तरह करने से तो खत्म नहीं होगा। आपने सारा कुछ कर लिया। अभी 14 लाख आपने डोमिसाइल कश्मीर में नॉन कश्मीरियों को अलाउ किए, वो भी इंटरनेशनल लॉ की अच्छी खासी खिलाफवर्जी है, और बहुत सारा कुछ आप कर रहे हैं। तो लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद कश्मीर में अनरेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ कश्मीर में वो डेवलपमेंट है ही नहीं है जो मकबूजा कश्मीर में आपने किया। आप तो श्रीनगर तक रेल रोड लेके गए, हमारे यहाँ तो नहीं है। और इतना पैसा इंडिया ने वहां पे झोंका कश्मीर में, लेकिन कश्मीरी फिर भी इंडिया के साथ रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि कश्मीरी का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। कश्मीरी बुनियादी तौर पे आजादी चाहता है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है। आप सिंपल सी बात है भाई, एक प्लेबिसाइट है, UN की रेजोल्यूशन में आपने कमिट किया हुआ, छोड़े ये टेररिज्म वगैरह खुद खत्म हो जाएगा। आप किसी को मौका क्यों देते हैं? आप वहां प्लेबिसाइट करवा दें, बात खत्म हो जाएगी। वो अगर आपके साथ मिलना चाहते हैं तो आप उनको अपने साथ मिला दें, हमारे साथ मिलना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाएं। तो ये हठधर्मी से मामलात हल नहीं हो गए अशोक साहब। असल चीज ये है कि दुनिया का निजाम किसी कानून के तहत चलेगा। अब ये माइट इज राइट। आज इंडिया, मैं मानता हूं इकोनॉमिकली हमसे स्ट्रांग है, मिलिटरीली हमसे स्ट्रांग है, लेकिन क्या ये स्ट्रेंथ हमेशा रहेगी? नहीं। लेकिन जो उसूल हैं वो हमेशा रहते हैं। तो उसूलों की बुनियाद पे बात कर लेते हैं, कश्मीरियों से पूछ लेते हैं भाई किधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है तो इधर आ जाएं, उधर जाना है तो उधर चले जाएं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर हम तो कहते हैं कि कश्मीरी अगर आपके साथ जाना चाहते हो तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जाएंगे कभी भी नहीं। लेकिन आपको डर है, खौफ है, उस डर और खौफ से फिर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। फिर उसमें से आप को नजर आता है कि भाई वो आप उसको मिलिटेंसी कह लें, उसको फ्रीडम स्ट्रगल हम कह लें, उसमें आप उसको टेररिज्म कह लें, जो मर्जी कह लें। लेकिन कश्मीर में ये जो बुरहान वानी कौन था? कश्मीरी था। अभी जिस लड़के ने ये पिछले साल ये 14 फरवरी को अटैक किया, जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे लीथल अटैक था, वो कौन था? कुपवाड़ा का 19 साल का लड़का था। वो कोई पाकिस्तानी थोड़ा ही था। और बहुत सारे हैं जो लोग अभी पाकिस्तानी, तो वो आप पुरानी बातें कर रहे हैं अशोक साहब, आप अपडेट होइए। अभी जो कश्मीर में ये नए नए वो आ रहे हैं, बड़े को मॉडर्न किस्म के मिलिटेंट्स अब कश्मीर में अपीयर हो रहे हैं, रेजिस्टेंट फोर्स और पता नहीं एंटी फाशिस्ट फोर्स और इस तरह की जो है वो कश्मीर के न्यूज़पेपर्स में चीजें आ रही हैं। तो वो तो बिल्कुल एक मॉडरेट लुक के, मॉडर्न लुक के लोग जो है ना इस वक्त जो पढ़े लिखे PhD डॉक्टर पिछले दिनों आप लोगों ने वहां पे शहीद किया। तो लोग आपके साथ नहीं है। अब इसको किसी भी पर्दे में आप छुपा लें, हमारी मिलिट्री की डिक्टेटरशिप में या हमारे निजाम में छुपा लें, लेकिन एक हकीकत है, उससे आप कब तक आंखें चुराएंगे? ये आंखें चुराना बंद करें। मैं समझता हूं कि ये कश्मीर जो है ना वो इसकी वजह से, जैसे आरजू ने बिल्कुल शुरू में कहा कि कश्मीर की वजह से लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है होस्टेज है, बरसगीर की पॉपुलेशन कोई 1.5 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है, इंडिया पाकिस्तान के बल्कि 2.25 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है, तो वो होस्टेज बनी हुई है। हम कहते हैं खुदारा हमारा भी डिफेंस बजट खत्म हो जाएगा, हम भी कहते हैं कि भाई आप कर लें, इसको प्लेबिसाइड करा दें और लोगों को उसका उनका हक दे दें, मामला ही खत्म हो जाएगा। आप उसको जितना मर्जी आप उसमें पानी में मधानी डालें, फायदा कोई नहीं होगा। जी अशोक साहब। देखिए साहब, बात तो आपने जो कही, मेरे सामने आ रहा अशोक साहब का फेस मेरे सामने, आपका वो फ्रेम में आ नहीं रहा। आरजू आपके सामने नजर आ रहे हैं अशोक साहब पूरे? जी मेरे पास तो आ रहा है। अच्छा, मेरे सामने नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए, आपने बात कही, आपने अपनी जगह बात कही, मैं अपनी बात, वो सारे जो सवाल उठाए आपने, मैं उसका जवाब देता। आप ये कह नहीं सकते कि हमारे यहाँ आर्मी आए आर्मी जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा इंटरनल मामला है। आप हमारे पड़ोसी है, आप हमारे ही देश से निकले हुए एक अलग देश है। आप पड़ोसियों में, पड़ोसी राज्य में कौन सा पार्टी पॉलिटिक्स में आती है, सत्ता में आती है, भी ये भी मायना रखता है।
ये भी मायने रखता है। अमेरिका में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी सत्ता में, ये मायने रखता है कि विश्व पे कई देशों पे इसका इम्पैक्ट का पड़ेगा, क्योंकि हम पुराने जमाने में नहीं रह रहे, हम नए जमाने में रह रहे। रही बात प्लेबिसाइट की, आप बार बार प्लेबिसाइट की बात करते हैं, वो इशू खत्म हो गया। ना यूनाइटेड नेशंस वो इशू उठा रहा है, ना विश्व के किसी कंट्री ने कहा। हर विश्व का, पूरे विश्व के हर देश ये कहता है कि पाकिस्तान जो कश्मीर जो भारत का इंटरनल इशू है, इसमें कोई मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं, सब लोग ये कहते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ लगातार इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में जो तथाकथित जो आपको रोका, मुझे बता दें दुनिया के किस मुल्क ने कहा है कि कश्मीर इंडिया का जो हिस्सा है, मुझे उस मुल्क की ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दें, किसी एक मुल्क की। नहीं, मैं तो ये भी कहता हूं कि आप भी मुझे ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दीजिए कि हमारे वजीर आजम ने ये कहा कि मुक्ति वाहिनी भारत की सैन्य का एक टुकड़ा था। कतई नहीं कहा उन्होंने, ये मिसकोट किया हुआ है। लेकिन मैं उसके बारे में बोला भी नहीं, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। और पुरानी बात मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि फिर यदि हम बांग्लादेश पे जाएंगे तो बांग्लादेश का, आप अपना बांग्लादेश संभाल नहीं पाए। वहां से जो निर्वासित होके जो लोग हमारे यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी थी, कम से कम हम इतने अनह्यूमन नहीं थे कि जो बॉर्डर पे लोग आए उनको गोलियों से भून दे। लाखों के तादाद में जब बांग्लादेश की भारत की भूमि पे आए तो उनको 2 टाइम की रोटी तो खिलानी थी। क्या करते हैं सर? हम बात नहीं है, किताबें लिखी हुई हैं बात करें। अगर आप लोग साथ बोलेंगे तो सर अगर आप लोग साथ बोलेंगे तो आवाज सही रिकॉर्ड नहीं होगी। आप लोग एक मैंने जी बात कर रहे थे है ना, क्योंकि आरजू है, हम रिपब्लिक टीवी पे नहीं तो आप बिल्कुल बोलिए इसके बारे में, सब चीजों के बारे में बात करिए। दूसरी बात है, कश्मीर को लेके आज कितने लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं विश्व में? चलो मुझे ये बात बताइए, ये भी नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जीतने पे फटाके फूटते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जम्मू कश्मीर, आपने आजाद कश्मीर जो है, जो आप कहते हो आजाद कश्मीर, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस कश्मीर में क्या स्थिति है? वहां पे भी अभी झंडा उतारा गया है, पत्रकार नहीं उतारा वहां पे। वहां पे आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप चाइना को ला रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए। वहां पे लगातार नारे लग रहे हैं, और नारे ये है कि नीलम झीलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो, दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ। ये नारे क्यों लग रहे हैं? चाइना वहां डैम बना रहा है, चाइना का सारा पैसा आपने ताकत झोंक दी है। मैं जानता हूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, चाइना का इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, लेकिन चाइना का इन्वेस्टमेंट आप कहां ले रहे हैं? आप आजाद कश्मीर में ले रहे हैं। आजाद कश्मीर में वहां अनरेस्ट है, हम भी कहते हैं अनरेस्ट है, हमारे पास भी उतने ही सबूत है जितने अनरेस्ट। वहां पे भी लोग कहते हैं कि भारत के साथ जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये कबीली आए हैं और हमको कब्जा कर बैठे। हमें कहीं हम कतई, जब वहां राजा जो थे वहां के कश्मीर के, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जब उन्होंने तय कर लिया कि हमको भारत के साथ जाना है, उसी समय जो कबीली है और जो कब्जा कर बैठे, वही आजाद कश्मीर हो गया आपका। उसी को हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। जो कश्मीर आपके पास है उसकी असलियत भी तो जानिए, वो कोई खुद जाके नहीं गया था, तब तो लॉर्ड माउंटबेटन के सामने सारा चीज हो गई थी। बातें करने से नहीं होती, बात ये होती है कि आपको यदि शांति अमन चाहिए तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं हुआ था? आपके यहाँ पे भी जब अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जब आती है सत्ता में, जो आर्मी के हाथ में नहीं खेलती, क्या हुआ? उनके बाद फिर आर्मी टेक ओवर कर लेती है, फिर नवाज शरीफ साहब टेक ओवर कर गए और फिर वो उन्होंने सत्ता चलाई। अब वो वहां से बाहर चले गए, विदेश रह के वो देश में सत्ता चलाते हैं। अभी जो वर्तमान में आपकी सरकार है उसको सारा विश्व जानता है कि इट इज पपेट इन द हैंड। क्यों ये सारी बातें क्यों होती है? आपको बार बार क्यों इंटरनेशनल लेवल पे ग्रे लिस्ट में डाला जाता है? मैं ये कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व कह रहा है। आपका ओबामा अभी, वो जो लादेन साहब है, जो आपके लिए बहुत बड़े अतिथि थे, वो विश्व के सबसे बड़े टेररिस्ट थे, वो आपके यहाँ क्यों पकड़े जाते हैं? हमारे यहाँ से कितने CIA ने और या अमेरिकन एजेंसी ने रेड करके लोगों को पकड़ा है, हमारे यहाँ नहीं पकड़ा। सवाल ये है कि मैं मानता हूं कि आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मात्र कश्मीर कश्मीर करके आप कश्मीर में ये हो रहा है तो आप आतंकवाद को पैरा मत दीजिएगा। मेरा कहने का ये मतलब है, ये दुधारी तलवार है, जितनी हमको काटेगी उतनी आपको भी काटेगी। ये आतंकवाद किसी के सगे नहीं होते। आज आप पाल रहे हो, कल वो आपके ही सर पे हाथ रख के आपके ही पीछे लग जाए। और ये सब मिशनरीज है, इन मिशनरीज को आप जगा देते हो। अब आपने क्या किया? दाऊद की भी प्रॉपर्टी अकाउंट सीज किए, प्रॉपर्टी भी सीज करने की बात हो रही है। ये आपकी सरकार कर रही है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये डिमांड हमारी सालों से थी, क्यों नहीं पूरी हो रही थी? यदि पहले पूरी होती तो शायद दो देशों के बीच में संबंध अच्छे बनते, लेकिन आप मना करते रहे, नहीं है। फिर आप उसके बैंक अकाउंट भी निकले, अब प्रॉपर्टी भी है, अजीब सईद की भी प्रॉपर्टी अब सीज हो रही है, अकाउंट सीज हो रहे हैं। ये आपके यहाँ हो रहा है,
हमारे यहाँ कितने लोगों के ऐसे अकाउंट्स, हमको किस कंट्री ने ग्रे लिस्ट में डाला है, किस एसोसिएशन ने? यूनाइटेड नेशन ने कभी हमको ये बोला है कि पाकिस्तान को आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिस्ट? ये आपके आरोप हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं, किसी को भी पकड़ कर फांसी जगा सकते हैं। जब आपके यहाँ भुट्टो साहब एक वजीर आजम फांसी जा सकता है, तो आप किसी को भी पकड़ के बोल सकते हैं कि इंडियन टेररिस्ट है, इसको हम फांसी दे रहे हैं, वही उसको कोई मतलब नहीं। प्रश्न ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमें आज हम जो बार बार बात करते हैं कि क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको इसके लिए मजबूर कर रही है? कहीं ना कहीं को अपने गरेबान में होगा। मैं ये नहीं कहता, आपके आरोपों को मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोल, आप अपने जगह पे सही, आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि आप कर रहे हैं, वो दोनों जगह रहा है। फिर आते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के पाकिस्तान में ही हो रहा है। वो कोई नहीं कहते भारत में, हम कभी ग्रे लिस्ट में नहीं थे, हम तो बाकायदा लिस्ट में हैं। हम भी चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट तरक्की हो, बेरोजगारी खत्म, तो ये मिलिटेंट खत्म कर देंगे, कसाब की तो आप एक्सेप्ट करता हूं, हमारे यहाँ है। और नक्सलिज्म का जो ये तो हमारा इंटरनल है, लेकिन आप बार बार जब इम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, नक्सलिज्म बढ़ता है। ये इकोनॉमिक के फंडे है जिसको साथ में लेके बार बार आप कश्मीर के लिए कश्मीर तो आप आरोप लगाते कि हम कश्मीर पे कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान पास है उसकी भी तो सोच लो, वो भी तो ठीक करते हैं। वहां क्यों इतनी भुखमरी है, वहां क्यों इतना एजुकेशन चाहिए, किसी भी पैरामीटर आप बताइए मुझे, भारत के आगे कहाँ है आप, जबकि दोनों देशों का साथ हुआ, ये क्यों हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री ने पहली जब लाइव भाषण दिया, तब उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ कि हम साथ लड़े, हम गरीबी से साथ लड़े, हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए साथ लड़े, हम दोनों मिलकर साथ लड़े उन समाज की समस्याओं से जिससे समाज का बने। आपस में लड़ने से कश्मीर की जनता छोड़, आप अच्छा जी अब्दुल्ला खान साहब, लास्ट कमेंट अब्दुल्ला खान साहब आपकी तरफ से। जी अच्छा, देखें, हमारे दोस्त अशोक साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बार बार पाकिस्तान के हवाले से ये बात की, इंडिया के हवाले से किसी ने बात नहीं की। मैं उनसे इंतहाई माजरत से के साथ ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, पाकिस्तान के किसी प्रेसिडेंट के ऊपर, पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कभी भी नहीं लगी जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगी, जो गुजरात प्रोग्राम की वजह से लगी, जो वहां पे उन्होंने कत्लेआम किया। उसकी वजह से ये अमेरिका में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते थे जब तक कि वो उनके ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। और यूरोप के कई मुल्कों में उनके वीजे के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, यही प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर। तो वहां तो एक सो कॉल्ड टेररिस्ट बंदा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। और ये मुसलसल हमें अशोक साहब ताने भी दे जा रहे हैं और बिल्कुल कहते चले जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि वो चीज को देखने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई उनके अपने मुल्क में उनका प्राइम मिनिस्टर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है अपने ही लोगों को। देखिए, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी सुन लेना, मेरी प्लीज। आवाज नहीं आ रही अशोक सर, आवाज कभी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल नहीं, आपकी बारी है ना, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद आरजू आप इनको टाइम दे दें एक मिनट के लिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए इस वक्त आप लोग टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, क्रिमिनल वायलेंस हो रहा है, लोग मर रहे हैं, और अपनी इंटरनली हमारे यहाँ झूठे नहीं है, हमारे यहाँ ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। जिस अमेरिका ने वीजा के लिए बोला है, उस अमेरिका के राजनीति में नरेंद्र मोदी का अपील तय करता है कि वहां प्रेसिडेंट कौन बनेगा। यह नरेंद्र मोदी की आज खासियत है। नरेंद्र मोदी टेररिस्ट, अमेरिका की जनता उनकी सुन के वोट नहीं डालती। आज ट्रंप को भी नरेंद्र मोदी ये तो कंज्यूमरिज्म है, ये तो मानते हैं हम, कंज्यूमरिज्म है, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा बंदा है जो आपके मुल्क में एक टेररिस्ट इक़्तिदार में आ गया। हमारे पाकिस्तान में कभी कोई टेररिस्ट इक़्तिदार में नहीं आ सकता है। हमारे पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट कभी भी इक़्तिदार में ऊपर नहीं पहुंचा। आपके यहाँ इस वक्त आपके यहाँ टेररिस्ट वो पूरे प्रधान कर रहे हैं।
और मंत्री को सर देखें आप और कर रहे हैं, अब आप सामने दे रहे हैं। देखिए अशोक साहब फाइनल करें ना, आप सुने तो सही। देखिए आप अपने इंडिया एक टेररिस्ट में आ गया है, मेरी के साथ है, मैं तब भी गलत नहीं कहता। भुट्टो साहब को फांसी होने के बाद भी मैं उनको गलत नहीं कहता। आप तो मेरे यहाँ कोई सजा भी नहीं मिली और आप हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी। मेरे यहाँ इलेक्शन कमीशन रोकता है। मेरे यहाँ कई ऐसे नेता चुनाव लड़ चुके हैं, रोक चुके हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। आप बड़ी बात कह दी और एक बात है, आपसे अपेक्षा नहीं कि आप मेरे प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे, नॉट कॉल्ड फॉर, बिल्कुल नहीं। मैंने आपके किसी भी नेता के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं। मैंने आपसे तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपके प्रधानमंत्री टेररिस्ट हैं तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है उनको? ही इज अ टेररिस्ट। वो लोगों को आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो सारे लोग ही, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे आज भी आपके नेताओं के प्रति इज्जत है। मैं आपकी भी इज्जत करता हूँ। मैं हर उस इंसान की इज्जत करता हूं जिस पे आरोप साबित नहीं होते। मेरे यहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय से क्लीन चिट से गए हैं। मेरे यहाँ लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो नहीं लड़ सकते। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहाँ चुनाव उन्होंने मैनिपुलेट किया है, अदालती निजाम को मैनिपुलेट किया है, अदालती निजाम को मैनिपुलेट करके तो मोदी साहब ने वहां से क्लीन चिट ली है। क्लीन चिट कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को फेस करते हैं इंटरनेशनल, तो फिर हम मानते हैं ना। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेशनल किसी इंक्वायरी करेंगे? आप जानते ही नहीं। यदि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों ने वोट दिया तो 300 से ज्यादा सीटें नहीं आती। नरेंद्र मोदी भारत हीरो है। जिंदा रहना मुसलमानों ने जिंदा रहना, उन्होंने वोट अब्दुल्ला खान साहब एक मिनट प्लीज। देखिए आप लोग लड़े नहीं, आप लोग एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा, वरना आप लोग की आवाज एक साथ क्लास समझ में नहीं आती। बारी में बोल रहे हैं ना, हमारे किसी नेता को आप गाली नहीं दे सकते। मैंने दी क्या? मैंने भी कहा, मैंने तो आपके यहाँ जिसको फांसी हुई उसको भी आदर के साथ बोला कि आदरणीय भुट्टो जी, उनके साथ गलत हुआ ये मैं मानता हूं, ऐसा मैंने कहा। मैंने तो जिसको सजा हुई उसके बारे में नहीं बोला। आप मेरे प्रधानमंत्री को जो दूसरी बार 300 से ज्यादा सीटें लेके आता है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चुनाव भी हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, हमारे यहाँ जमहूरियत है। हमारे यहाँ 10-10 साल के बाद भी पार्टियां बदलती है, 15 साल के बाद भी पार्टियां बदलती है। इसी नरेंद्र मोदी के होते हुए हमारे यहाँ कांग्रेस भी सत्ता में आई है विभिन्न राज्यों में। आप ये नहीं कह सकते। आप बाकी कुछ भी कहिए, आप कहिए कि भारत की गलत नीति है, आप अपना व्यवहार विचार रखिए। आप मेरे प्रधानमंत्री को आतंकवाद नहीं बोल सकते। मेरे प्रधानमंत्री आतंकवादी होते तो इस विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां उनका इस्तेकबाल ऐसा होता है, ऐसा कोई अवार्ड नहीं जो किसी ने नहीं दिया हो। सर अब मेरी सुन, मेरी पूरा जस्ट एक मिनट में आप कंप्लीट कीजिएगा अपना कमेंट। देखिए बात ये है कि मैं यही कह रहा हूं कि ये कंज्यूमरिज्म की प्रॉब्लम है। आज ये प्रधानमंत्री या वजीर आजम बनने से पहले मोदी साहब के ऊपर इंटरनेशनल ट्रैवल का बैन लगा हुआ था। अब अगर देखें वो अपने सिस्टम को मैनिपुलेट करके तो वो क्लीन चिट ले लिए हैं, तो क्या हम मान लें? वो आप मान लें अशोक साहब, आपके लिए है, लेकिन हम तो नहीं मान सकते। हमारे सामने तो लाशें पड़ी हुई हैं और वो आज भी गिर रही हैं। देखिए आपके न्यायालय को माने, मैंने बोला के साथ क्या हो रहा है। आप यदि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का भी मांग रखने को तैयार नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपके न्यायालय की हम इज्जत करें, आप चाहते हैं कि आपके आवाम की हम इज्जत करें, आप चाहते हैं कि आपके आर्मी की हम इज्जत करें। हम डिस्कशन की है, आपने कब किया? आपने तो स्टार्ट ही हमारी आर्मी हमारे निजाम से किया है। आपने तो हमारे निजाम से ही स्टार्ट ली बात की, आपने हमारे इंटरनल निजाम के ऊपर बात की, तो आप एक्सेप्ट करें ना जब मैं भी जवाब दे रहा हूँ। आपने यहाँ डिक्टेटर, वो हमारा दाखिली मसला था ना, आपका कोई काम नहीं था उसके ऊपर बात करना। मैं कर रहा हूं तो सुन लें जरा। आपको किस नेता का नाम लेके मैंने आतंकवादी कहा? बताइए मुझे, किस नेता का नाम लेके? कि यहाँ आर्मी हावी है। आपके यहाँ जब राजनीति में अच्छे पॉलिटिकल आते हैं पार्टीज, हमारे यहाँ लगातार दोनों देशों के संबंध सुधरे।
पाकिस्तान में वो कौन सा नेता इक़्तिदार में आया है जिसके ऊपर इस तरह कत्लेआम का इल्जाम हो जिस तरह मोदी साहब के ऊपर है? बताएं कोई एक नेता पाकिस्तान में इक़्तिदार में आया हो? आप नाम ले नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं नहीं जो इक़्तिदार में ऊपर आ जाएं। हम लोग आरोप तो कोई भी कर सकता है, आपने भी आरोप कर दिया हमारे पे, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में क्या हुआ? जाधव के मामले में क्या हुआ? आरोप हम पे करेंगे, आरोप किसी पे भी करेंगे। हमारा देश में पूरी प्रजातंत्र है, हमारे देश में आज भी सरकार को कटघरे में करा जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हमारे यहाँ आरोप लगे थे, मैं मना नहीं करता। उस आरोप के बिना पे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी, वो चुनाव जीते, सेकंड टाइम अपने परफॉर्मेंस पे जीते। इस देश की जनता प्यार करती है, इस देश का मुसलमान देता है। इक़्तिदार में के बाद उन्होंने क्या किया? इस बात पे नहीं बात की मैंने, क्या किया उन्होंने? मजीद मुसलमानों को मारा। हमारी किसी और तरफ जा रही है। मेरी बात सुन, जिन लोगों ने बना दिया ना आपने आकर, जिन लोगों ने मारा उन लोगों ने सजा काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गोधरा के लिए लोग कोई भी सजा नहीं मिल रही है। लोग 15-16 साल से कुछ लोगों को फांसी की सजा हो रही है, पेंडिंग है। गोधरा के मामले में सजाएं हुई है, लेकिन आप किसी को आरोपित करें और उसको आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, वो आरोप कोर्ट ने बरी कर दिया, उसके बाद भी आप कहेंगे कि आरोप लगे हुए थे। ये तो नहीं होता ना। मैंने आपके यहाँ ये कि बात सुने ना, एक मिनट। अगर आप आरोप की बात करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के आरोप ही लगे हुए ना, किस दुनिया में पाकिस्तान को टेररिस्ट थोड़ा ही डिक्लेयर किया है। FATF के हवाले से आप ईरान को मानते हैं इस वक्त ब्लैक लिस्ट में है? बात सुने ना, एक मिनट थोड़ी, मैं जरा हौसले से बात सुने। ईरान इस वक्त ब्लैक लिस्ट में है। इंडिया वहां इन्वेस्टमेंट करता है कि नहीं करता? ईरान भी एक मुल्क है ना, वहां पे चाह बाहर आप लोग बना रहे हैं, ईरान के साथ इतने ही आप लेन देन कर रहे हैं, सारा वहां पे सिलसिला है पूरा आपका। वहां से जो रॉ का नेटवर्क बलोचिस्तान में वहां से ऑपरेट करता रहा है, वो ब्लैक लिस्ट में है। आपने कभी उसको टेररिस्ट कहा? नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। मुल्कों के मामलात होते हैं। मेरी बात सुने, मेरी आप सुन लेना सर, जवाब लेना। मैंने एक एक प्रश्न का ही जवाब दूं तो ज्यादा अच्छा है। ईरान में हमारा जो काम चल रहा था ब्लैकलिस्ट होने के पहले से चल रहा था। जब ये ब्लैकलिस्ट हुए तो हमने विश्व कम्युनिटी के सामने गए, उनके परमिशन से हमने हमारा काम कंटिन्यू रखा, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका था। ऐसा नहीं कि ब्लैकलिस्ट होने के बाद हमने इन्वेस्टमेंट किया, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात है, हमारे पे क्या आरोप? हमको कभी ग्रे लिस्ट में डाला गया क्या? हमें कभी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई लिस्ट जारी की क्या? हमारी नहीं की ना। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने आपके हर चीज को मैं बराबर सुन रहा था, जवाब भी दे रहा था, अच्छा चल रहा। लेकिन मैंने आपके यहाँ ये बोला कि आपके यहाँ प्रजातंत्र कैसा चल रहा था। आप मुझे ये बोलते कि हिंदू के फेवर वाली पार्टी सत्ता में है तो मैं मान लेता। ने मेरे वजीर आजम को आतंकी कहा, दैट इज नॉट कॉल्ड फॉर। ये आपसे नहीं उम्मीद है, क्योंकि आप एनालिस्ट हैं, आप एक संजीदा प्रकार मानता हूं मैं आप। ऐसा देखिए यहाँ पे सर प्लीज मुझे आप लोगों को रोकना पड़ेगा। एक सेकंड अब्दुल्ला खान साहब, क्योंकि मेरे पास टाइम क्योंकि बहुत कम रह गया। मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे अशोक सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने मीडिया को कहें कि अगर आप हमें बता रहे हैं कि जो भी गेस्ट हमारे आते हैं जैसे अब्दुल्ला खान साहब है, तो वो इस तरह से ना कहें नरेंद्र मोदी जी को, तो इसी तरह से आपका मीडिया भी इमरान खान साहब को कभी नशई, कभी कटोरा खान, कभी पता नहीं क्या, ये नहीं होना चाहिए ना। एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आरजू जी, जब आपने कहा, जब साहब ने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये रिपब्लिकन भारत जैसा नहीं होना चाहिए, तो मेरे एक शब्द थे कि आरजू बहुत अच्छी एंकर है मेरी बहना, लेकिन हमारे यहाँ कुछ जाहिल एंकर है। मैंने ये शब्द यूज किया मेरे यहाँ के मीडिया के लिए, जाहिल है, वो जाहिल है। हमारे यहाँ प्रेस स्वतंत्र है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है कि ये चैनल क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारे यहाँ अब सरकार भी जवाब दे रही है और लगातार ये बड़ा इश्यू है। मैं मानता हूं, मैंने तो उनको जाहिल बोला, मैंने उन मीडिया को जाहिल बोला, और मैंने ये भी कहा कि आरजू जो है वो बहुत अच्छा एंकरिंग करती है, वो जाहिल नहीं। तो जो जाहिल है वो, लेकिन क्या हम जाहिलों की बात सुनेंगे? क्या हम जाहिल रिप्रेजेंटेटिव हो? नहीं सर, हम एक दूसरे की बात से अलग बात कर सकते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का कि आप लोग आए, एंड आई होप कि दोबारा हम ज्वाइन करेंगे आप ही दोनों के साथ, और इस तरह का हम लोग नाराजगी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच।
कि अगर आप किसी को भी किसी की बात बुरी लगी। आई एम सो सॉरी। धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा बात। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।